अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MTS 641 के इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स जहां से आपका सब्जेक्टिव आ सकता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसके मेगा फाइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आपके जितने भी MCQs है वो वहां से हो जाएंगे। सब्जेक्टिव के लिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, मैं वो आपको बताऊंगी। इसकी डेफिनेशंस कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं, तो आपने जितने भी इसके डेफिनेशंस हैं आपने उनको स्किप नहीं करना। और लॉन्ग के लिए इसके कुछ थ्योरम्स हैं तो वो आपने अच्छे से कर लेने हैं, इंशाल्लाह आपका यहाँ से सारा पेपर कवर हो जाएगा। मॉड्यूल नंबर 5 एंड 6 ये आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सब स्पेसिस की डेफिनेशन है जो कि आपके पेपर में आती है। मॉड्यूल 7 एंड 8 ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 9 ये भी, मॉड्यूल नंबर 11 एंड 12 ये यहाँ से आपका एक शॉर्ट बन सकता है। मॉड्यूल 13 स्फीयर प्रॉपर्टीज, मॉड्यूल नंबर 16 17 इसको भी देख लीजिएगा। मॉड्यूल 48 नॉर्म स्पेस, मॉड्यूल 49 थ्योरम। ठीक है, ये आपने स्किप नहीं करने। उसके बाद ये एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी, अगर आप लोग ज़्यादा मॉड्यूल्स नहीं कर सकते, आपके पास इतना स्टेमिना नहीं है, तो आप जस्ट ये वाला टॉपिक है 36 31 35 37 36 इनमें से आपका एक तो कंफर्म है कि वो आता है। उसके बाद एक ये है 38 39 40 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से स्टार्ट से जो मैंने कुछ 2-3 लॉन्ग लिखे हुए हैं, लॉन्ग से मॉड्यूल नंबर 7 8 एंड मॉड्यूल नंबर 49 मॉड्यूल नंबर 13, इनको अगर आप अच्छे से कर लेंगे इंशाल्लाह आपका यहीं से लॉन्ग कवर हो जाएंगे। अब मैं 1 बाय 1 इन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं और मैं आपको चले स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे नोट्स MTS 641 के। ठीक है, इसमें मॉड्यूल नंबर 4 में है मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन। इसमें वो आपको एक्स एंड वाई की MCQs में अगर मैं बात करूँ तो वो इसमें आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि जिसका आप मैट्रिक्स स्पेस इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो आपको पता है कि x माइनस वाई, फिर माइनस करने के बाद आपने उनका मोड लेना होता है, देन आपने उनको आंसर बता देना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है -1 एंड 3, इसमें x -1 है, 3y है, 3 -1 करने से +4 इसका ये डिस्टेंस, ये इसका आंसर था। फॉर्मल डेफिनेशन इसकी जो है ये आपने अच्छे से करनी है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आती है। मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन भी और सब स्पेस की डेफिनेशन भी, इन दोनों में से एक डेफिनेशन तो कंफर्म है कि शॉर्ट में अक्सर आ जाती है। फिर इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ये MCQs में काफ़ी रिपीट होती हैं, तो ये इसकी जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आपको आनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन में आप इसको लिखेंगे। उसके बाद है जी एक एग्जाम्पल थी कि उसमें उसी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जिसमें एक्सप्लेन किया गया था, आपने इनको अच्छे से देख लेना है। जिसके भी आपने लेक्चर्स लिए हैं आपकी मर्जी है, जिसकी आपको अच्छे से समझ आती है उनके लेक्चर्स लें, लेकिन वहाँ से आपने मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन एंड सब स्पेस की डेफिनेशन इनको आपने अच्छे से कर लेना है। सब स्पेस एंड मैट्रिक्स स्पेस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस आप उसका मैट्रिक्स स्पेस का ही आप उसमें सबसेट ले लेते हैं तो वो सब स्पेस बन जाती है। तो ये आपने इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है जी रियल लाइन, ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है। मॉड्यूल नंबर 7 में ये है कि एक्स एंड वाई है, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और आपने उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप 1 बाय 1 इन पे वो सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके में ना वो एग्जांपल आपको दे सकते हैं और आपने उसको अगर बताना होगा कि वो मैट्रिक्स स्पेस है या नहीं। तो ऐसी कोई भी एग्जांपल आएगी तो आपने उन पे ना उस एग्जांपल पे आपने ये 4 प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर देना है। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि उसमें जो डिस्टेंस है वो रियल है, वैल्यूड है, फाइनाइट है और नॉन नेगेटिव है। ठीक है, फिर आपने ये बताना है आपने इस चीज़ को लेके इस चीज़ का प्रूफ करना है, इसको लेके इसको प्रूफ करना है। फिर आपने इस चीज़ का प्रूफ करना है, देन आपने 4 पॉइंट इसको प्रूफ करना है। अगर ये 4 पॉइंट्स फुलफिल हो जाएंगे इसका मतलब है कि वो जो स्पेस आपको गिवन है वो मैट्रिक्स स्पेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल है जी, इसमें आपको ये चीज़ गिवन है dxy = x - y। इसमें आपने 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करवाना है। dxy फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो प्रूफ हो जाती हैं। देखिए, जब आप इसका डिस्टेंस लेंगे कोई भी आपके पास एक्स एंड वाई की कोई भी एक वैल्यू होगी, माइनस करेंगे उसका मोड लेंगे, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। dxy भी इसमें 0 होगा। कब 0 होगा? जब x एंड y ये दोनों इक्वल होंगे। देखिए, जब x एंड y दोनों इक्वल होंगे मतलब x भी 2 है y भी 2 है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आके प्रूफ हो जाएगी कि जब x एंड y दोनों इक्वल होंगे तो आपका ये वाला आंसर 0 आएगा। फिर आप x को y से चेंज कर सकते हैं और y को x के साथ चेंज कर देते हैं, तब वो सिमेट्री आंसर आएगा। और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट में प्रूफ करेंगे। खुद से हम लोग एक यहाँ पे z को सपोज करेंगे, z को माइनस भी करवा दें, z को प्लस भी करवा दें, हो जाएगा x - z z - y। और यहाँ से जो इसकी 4 प्रॉपर्टी थी वो भी ये प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ये वाली एग्जांपल भी थी कि x2 - x ये है R2 के लिए। ठीक है, वो था कि उसमें आपके पास अगर 2 डायमेंशनल है तो आपने जस्ट यहाँ पे x - y कर देना। और यहाँ पे अगर ये इसको आपके पास डबल पॉइंट्स हैं
तो आप यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अगर आपके पास एक ही है ना, मतलब x एंड y इसकी दो ही वैल्यूज है, तब आप इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे x माइनस वाई का मोड। अगर आपके पास एक x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, देन आपने क्या करना है x2 माइनस x1 का मोड एंड y2 माइनस y1 का, मतलब ये आर स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 8 में ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट के लिए। आपकी शॉर्ट में अक्सर ये चीज़ पूछते हैं कि जी एन ट्रिपल इक्विलेटरल स्पेस आर एन में ये जिसका फार्मूला लिखें, या आपको ये चीज़ दे यू की वैल्यू दे सकते हैं, वी की वैल्यू दे सकते हैं, और आपने 3 डायमेंशनल में इसका फार्मूला लिखना होता है। 2 डायमेंशनल में इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, 3 डायमेंशनल में कैसे लिखते हैं, ये होता है 2 डायमेंशनल में फार्मूला, ये होता है 1 डायमेंशनल में फार्मूला, और ये होता है 3 डायमेंशनल में फार्मूला, और ये होता है n डायमेंशनल में फार्मूला। ठीक है, ईटा 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ईटा 1 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस ईटा 2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद होता है यूनिटरी स्पेस सीक पावर एन, इसके लिए आपने इस फार्मूले को लिखना होता है। ये सारा मैंने अपने लेक्चर्स में अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास मॉड्यूल नंबर 9, ये यहीं तक ये इंपॉर्टेंट है सी एन तक। नेक्स्ट उसके पास है सीक्वेंस स्पेस। सीक्वेंस स्पेस क्या होती है, आई की पावर इन्फिनिटी, ये भी आपके शॉर्ट में आ सकता है, तो इसको भी आपने देखना है कि इसका क्या फार्मूला होता है आई की पावर इन्फिनिटी का, ये आपसे वो शॉर्ट में पूछ सकते हैं। ये होता है इसमें डी एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम एप्सिलॉन नॉट आई माइनस ईटा आई। इसको क्या कहते हैं, सुप्रीमम ऑफ आर डिफरेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट आई माइनस ईटा आई इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये इस डिस्टेंस को कहते हैं, ये आपके सर आपके एमसीक्यूज में ये चीज़ पूछी जाती है। उसके बाद है जी फंक्शन स्पेस सी ए बी, ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है जी नोट मैक्सिमम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन इज डिस्टेंस बिटवीन टू फंक्शन। ठीक है, जब भी आप किसी भी दो मैक्सिमम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन, जब भी आप दो फंक्शंस का डिफरेंस लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। फिर इसके बाद डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है और इनडिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि जब डी एक्स वाई 0 के इक्वल होगा, इसका मतलब ये है कि एक्स एंड वाई दोनों सेम है, और अगर ये दोनों डिफरेंट हैं देन आपके पास डी एक्स वाई 1 के इक्वल होगा। इसको कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ये आपके शॉर्ट के लिए अहम है, ये अक्सर आपके शॉर्ट में ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस पूछी जाती है। उसके बाद है सीक्वेंस स्पेस। सीक्वेंस स्पेस मॉड्यूल नंबर 11, इसमें जस्ट आपने ये वाला फार्मूला इसको एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है, कि ये सीक्वेंस स्पेस में इसका क्या फार्मूला होता है। उसके बाद स्पेस आई की पावर पी, ये वाला फार्मूला ये भी बहुत अहम है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आता है, ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा अहम चीज़ नहीं है, हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ये वाला, इस चीज़ को भी आपने स्किप नहीं करना। हिल्बर्ट स्पेस में बस ये याद रखिएगा, यहाँ पावर होती है 1/2, और यहाँ पे इसमें स्पेस आई की पावर पी में यहाँ पी एंड 1/p होता है, और हिल्बर्ट स्पेस में यहाँ पे 1/2 एंड 2 आ जाता है। ठीक है, बस यही इनमें डिफरेंस है। मॉड्यूल नंबर 13 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जैसे उन्होंने डिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है कि जब वो बाउंड्री पे होगा, बाउंड्री के अंदर होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन आर। जब वो बाउंड्री के ऊपर होगा तो वो डिस्टेंस आर के इक्वल होगा, और जब वो आउटसाइड द बाउंड्री होगा देन वो आर से ग्रेटर होगा। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए इनको एक नज़र देखना है। उसके बाद ओपन बाल क्या होता है, क्लोज बाल क्या होता है, स्फेयर बाल क्या होता है, ये भी अक्सर आपके एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। ओपन बाल में डी एक्स एक्स नॉट ये लेस देन आर होता है, और इसमें क्लोज बार में लेस देन इक्वल टू आर होता है, और स्फेयर में इज इक्वल टू आर होता है। ठीक है, ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा अहम नहीं है। मॉड्यूल नंबर 14 में भी कुछ नहीं है, मॉड्यूल नंबर 15 में है नेबरहुड पॉइंट। कि नेबरहुड पॉइंट क्या होती है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। या फिर इन्होंने आर एंड एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों में डिस्टेंस को बताया था कि आर उसमें क्या डिस्टेंस है। आर का मतलब होता है लार्जर वैल्यूज फॉर रेडियस, आर मींस लार्जर वैल्यू 0.5 0.4, इनमें आपने डिस्टेंस लेना होता है डिफरेंस रेडियस। वाइल रेडियस जो एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट वाला जो रेडियस होता है ये बहुत जो स्मॉल वैल्यूज होती हैं 0.000.00, ये वो वाले उनको उनके साथ डील करता है। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होता है, तो ये सब कुछ आपने अच्छे से इनको देख लेना, ये डेफिनेशन अक्सर आपके पेपर में आती है। टोपोलॉजिकल स्पेस, जिसने भी एमटीएस 634 वाला सब्जेक्ट पढ़ा है उसको तो ये फिंगर टिप्स पे आती होगी। टोपोलॉजिकल स्पेस ये भी अक्सर आपके पेपर में पूछी जाती है। इसके जो 3 पॉइंट्स होते हैं कि कोई भी अगर आपको टोपोलॉजी ओपन सेट्स गिवन है तो आपको कैसे पता चलता है कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस है या नहीं, तो इसको हम ये 3 पॉइंट्स होते हैं इनके थ्रू चेक करते हैं कि उसमें एक तो एम्प्टी सेट होना चाहिए, एक उसमें सेट एक्स का होना चाहिए, फिर आप उनमें कोई भी 2 सेट का यूनियन लें वो भी सेट में कंटेन करना चाहिए, या इंटरसेक्शन लें तो वो भी उसी सेट में कंटेन करना चाहिए। दैन हम लोग कहते हैं कि वो जो है स्पेस है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है।
ठीक है। उसके बाद है टॉपिक नंबर 17। टॉपिक नंबर 17 में कंटिन्यूस मैपिंग। जिसने भी MTS 631 या 621 सब्जेक्ट पढ़ा है उसने वहाँ पे कंटिन्यूटी को पढ़ा हुआ होगा कि कोई भी आप उसको कैसे कहते हैं कि वो कंटिन्यूस या कंटिन्यूटी है या नहीं। तो ये वही चीज़ है, बस यहाँ वहाँ पे हम लोग देखें, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं f(x) माइनस f(x) नॉट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखें ये मैपिंग की बात हो रही है और टोपोलॉजी की अभी हमने जिक्र किया, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लेंगे dt(x) एंड t(x) नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट से कम होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ भी कोई भी चीज़ याद रखने वाली नहीं है कंटिन्यूस मैपिंग की। ये उन्होंने अगेन डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वाली डेफिनेशन जो मॉड्यूल नंबर 18 में है आप इसको याद रख लीजिएगा, अगर पेपर में आए तो आप ये लिखिएगा, ठीक है। फिर एक्युमुलेशन पॉइंट, ये बहुत बहुत ज़्यादा अहम है, ये भी आपके शॉर्ट में अक्सर आती है। इस टॉपिक में जस्ट आपने इसको लिमिट पॉइंट भी इसको कहते हैं और इसको एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना। ये r² में इसका ये वाला फार्मूला होता है, इसको भी आपने याद रखना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है क्लियर ऑफ m क्या होता है, जितने भी एक्यूमुलेशन पॉइंट्स होते हैं इन सबको अगर हम ऐड कर लें या मतलब ऐसा उसको मिलाकर एक सेट बना लें तो इसको हम लोग क्लियर ऑफ m का नेम देते हैं। इसको आपने याद रखना है। मॉड्यूल नंबर 20 में डेंस सेट की डेफिनेशन है। ये जितनी भी डेफिनेशन है ना, इन डेफिनेशन को स्किप ना कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर इसकी डेफिनेशन ही आती हैं। फिर ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा उन्होंने बताया हुआ था, ये बस इसकी आप एक बार लेक्चर ले लीजिएगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अदरवाइज ये शॉर्ट या लॉन्ग के लिए इतना अहम नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेपरेबल स्पेसेस, ये डेफिनेशन आपके पेपर में अक्सर पूछी जाती है, तो आपने ये डेफिनेशन लाजमी करनी है, सेपरेबल स्पेसेस क्या होती हैं। उसके बाद है जी ये Rn में इसका फार्मूला, ये मैंने अभी R2 में बताया था, R3 में बताया था, और Rn में इसको कैसे लिखना है, y1 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस x2 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन yn माइनस xn का स्क्वायर। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स स्पेस, कॉम्प्लेक्स प्लेन किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने सबसे पहले अपने लेक्चर्स लाजमी लेने हैं, ताकि कोई भी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आए जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो उसके बारे में भी आप कुछ ना कुछ लाजमी लिख सकें। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है, ये अभी मैंने बताया, वही डेफिनेशन को उन्होंने अगेन रिपीट किया हुआ था, तो ये मैंने दोबारा यहाँ पे नहीं लिखी थी। एग्जाम्पल है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपने स्किप नहीं करना है, इसको मैं अपने लेक्चर्स में करवाया हुआ है, हो सके तो मेरे लेक्चर ले लीजिएगा, अदरवाइज मॉड्यूल नंबर 21 आपने जिसके भी लेक्चर लिए हैं मॉड्यूल नंबर 21 में ये एग्जाम्पल है, इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। ये मेरे पेपर में भी आई हुई है। उसके बाद है स्पेस i की पावर p क्या होता है, ये भी अभी हमने डिस्कस किया है कि वो सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं उसको हम स्पेस i p कहते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं उसको आप कॉम्प्लेक्स स्पेस कहते हैं, और इसमें ये चीज़ होती है xi और इसमें ये चीज़ होती है, ठीक है। p मतलब 1 लेस देन इक्वल टू p एंड लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। मॉड्यूल नंबर 23 में है जी बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अहम डेफिनेशन है, ठीक है। इस डेफिनेशन आपने कोई भी स्किप नहीं करनी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी मेगा फाइल मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके बाद आपने सारी डेफिनेशंस को अच्छे से करना है, उसके बाद आपने जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनकी तरफ आना है, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, ये भी एक डेफिनेशन है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है -1 की पावर n, हेयर x वेरीज फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे x 1 से n की तरफ जा रहा है, देखें -1 की पावर n है। जब आपको पता है पावर जो है वो पॉजिटिव होती है तब इवन होती है तब आंसर आपका पॉजिटिव में आता है, और जब ये ओड होती है तब आंसर आपका नेगेटिव में आता है, तो ये यहाँ पे वेरी करता रहेगा, कभी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कभी इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि इसलिए कन्वर्ज नहीं है। इसका मैंने इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपने वीडियो में, ये भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 25 में ज़्यादा खास कुछ भी नहीं है, स्किप कर सकते हैं। कॉची सीक्वेंस ये बहुत ज़्यादा अहम है, ये डेफिनेशन भी आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। इसके बाद है ये एग्जाम्पल है, डिस्टेंस फंक्शन x माइनस वाई होता है, तो ये कॉची सीक्वेंस है, बिकॉज लेट्स से वी हैव एनी m, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, इसको ना मैंने एक्सप्लेन करवाया था, ये इसका है जी ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है आपकी, ये आपके लॉन्ग में पूछी जा सकती है, तो इसको भी आपने करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 टॉपिक नंबर 26 में ये आपने अच्छे से करनी है। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेसिस कॉची सीक्वेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करके जाना है। ये भी मोस्टली ये पेपर में आती है लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। ये थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन ये अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेगी। उसके बाद है जी एग्जाम्पल नंबर 1, 2, ये एग्जाम्पल भी है कि आपने ये एग्जाम्पल गिवन होगी जी, आपने इसको बताना ये कन्वर्ज कर रही है नहीं कर रही। आप कन्वर्जन के बारे में कोई एक एग्जाम्पल का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि आपको कैसे कोई भी एग्जाम्पल हो आपको गिवन हो तो आपको कैसे पता चल सकता है कि कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो आप ये लेक्चर्स लेंगे तो आपको यहाँ से उसकी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें ये आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से रट्टा लगाएं अपने हैंडआउट से और वही चीज़ आप अपने पेपर में लिखें। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको अपने वर्डिंग में भी लिख दें तो इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है जी मॉड्यूल 28
28 में क्लियर है, लिमिट पॉइंट है, क्लोज सेट की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है, इनको स्किप नहीं करना। मॉड्यूल नंबर 28 30 में कंप्लीट सीक्वेंस और कंटिन्यूस मैपिंग, इनकी डेफिनेशन अगेन ये रिपीट हुई हैं। ये इनको आपने वो नहीं करना, स्किप नहीं करना। ये एक इसका वो है, ये थ्योरम है कंटिन्यूस मैपिंग से रिलेटेड, एक नज़र बस देख लीजिएगा इसको भी। उसके बाद है जी ये इसका कन्वर्स भी है, मतलब ये काफ़ी लेंथी है, इसको बस एक नज़र देख लीजिएगा, अदरवाइज अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 31 में ये जो जितने भी लेम्मा होते हैं ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अहम होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव सारे यहीं से बन के आते हैं। तो इनको आज जितने भी आपके ये हैंडआउट्स में होंगे इनको आपने ऑब्जेक्टिव के लिए एक बार लाजमी देखना है, ठीक है। उसके बाद है जी एवरी सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ अ मोनोटोन सब सिक्वेंस, ये आपने बताना है कि मोनोटोन सब सिक्वेंस होता है। ये बहुत ईजी है, ये आपको देखने से लगेगा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इसके लेक्चर लें तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ये भी आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद एक थ्योरम है जी आर इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्ज, ये भी एक वो है कि आप जितने भी कॉची सीक्वेंस होते हैं रियल नंबर से रिलेटेड वो सारे कन्वर्ज करते हैं। ये भी आप एक बार लेक्चर लेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी, बाद में आप खुद से भी इसको लिख लेंगे। मॉड्यूल नंबर 32 में कुछ भी नहीं था। मॉड्यूल नंबर 33 में ये एक वैसे उन्होंने दिया हुआ है कि स्पेस आई की पावर इन्फिनिटी ए बी और आर एन, ये क्या है, ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। अगर ये आपसे एमसीक्यूज आए तो आपने ये बताना है। आइसोमेट्रिक मैपिंग बहुत 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 ज़्यादा अहम है, ये भी आपके शॉर्ट में बहुत ज़्यादा रिपीट होती है कि आइसोमेट्रिक मैपिंग क्या होती है। उसके बाद आइसोमेट्रिक स्पेस क्या होती है, ये भी चीज़ आपके पेपर में पूछी जा सकती है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 36 में है जी वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस क्या होती है, ये भी चीज़ आपके बहुत ज़्यादा पेपर में आती है कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बताएं, तो ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। मीन्स डेफिनेशंस आपने कोई भी कहीं पे भी आ रही है आपने उनको स्किप नहीं करना। फिर उसके बाद ये उन्होंने दो उसके बताए हुए थे कि ऐड कैसे करते हैं, अगर आपके पास दो स्पेस हैं उनको ऐड कैसे करना है, बहुत इजी था ये भी। उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, और फिर स्पेस सी एन लेने के बाद इसी तरह आपने एक्स अगर हर जगह पे आपने एक्स की ये वैल्यू लेनी है, वाई की ये वैल्यू लेनी है, उनको इस तरह ऐड करके बिलोंग करवा देना है जी आर में। और वो इनका प्रोडक्ट लेने के बाद वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन कि कोई भी आप स्केलर मल्टीपल लें और उसको एक्स या वाई के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख दें, वो भी क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा। इस तरह जब स्पेस सी एन के लिए लिखेंगे एक्स एंड वाई, इसी तरह एक्स को इसके इक्वल वाई को इसके इक्वल, बस यहाँ पे आर की जगह सी एन आ जाएगा। फिर स्पेस आई की पावर 2 के लिए यहाँ पे स्पेस आई की पावर 2 आ जाएगा, इसमें और कुछ भी चेंज नहीं है। सब स्पेस की डेफिनेशन और उसकी टाइप ये शॉर्ट के लिए बहुत अहम है। ये इसकी दो टाइप होती हैं, एक इम्प्रॉपर सब स्पेस और एक प्रॉपर सब स्पेस। ये होता है स्पैन ऑफ सब स्पेस अगर इक्वल है वेक्टर स्पेस के इम्प्रॉपर है, अगर वो इक्वल नहीं है तब वो प्रॉपर स्पेस है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इसकी ईजी डेफिनेशन थी, ये एक नज़र देखनी है आप लोगों ने। उसके बाद है जी मॉड्यूल नंबर 38, ये बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस है, मतलब वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक ये आपने बस इसका लेक्चर लेंगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी इसको मुश्किल नहीं है, ये आपको मुश्किल नहीं होगी इसको याद करने में। मॉड्यूल नंबर 38 में डायमेंशंस हैं, फिर डायमेंशन की 2 टाइप्स हैं, एक फाइनाइट डायमेंशनल और एक इनफाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। ये भी आपने अच्छे से करना है। ये वाली जो एग्जाम्पल है ये आपके पेपर में आती होती है, ये मेरे पेपर में भी आई थी, तो ये आपने ये वाली चीज़ भी करनी है कि E1 किसके इक्वल होता है, E2 किसके इक्वल, फिर E3 E4 कोनोनिकल बेसिस ऑन आर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलर इन स्पेस एंड डायमेंशनल, इसी तरह आपने इसको एंड डायमेंशनल में लिखना है। ये वाला जो थ्योरम था ना ये अक्सर पेपर में आता है, ये थोड़ा सा मुश्किल था आई थिंक, ठीक है। तो इसको भी आपने करना ज़रूर है, आप लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह आपको, उसके बाद इसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप ये पेपर में कर लेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास मॉड्यूल नंबर 40, ये मॉड्यूल नंबर 39 आपने स्किप नहीं करना, ठीक है, इसको करिएगा लाजमी, ये अक्सर पेपर में आता है। मॉड्यूल नंबर 40 में है नॉर्म, फिर नॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़। ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इजी था, नॉर्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, आई थिंक एफएससी फिजिक्स में भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो वहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे, जैसे इसको बस आपने लेक्चर लेने हैं, बाद में आप इसको खुद भी लिख सकते हैं अपने वर्डिंग में। नॉर्म मैट्रिक क्या होता है ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। नॉर्म स्पेस क्या होती है इसकी डेफिनेशन करनी है। बैलेंस स्पेस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कंप्लीट नॉर्म स्पेस को, ये अक्सर आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 41 में नॉर्म स्पेस, ये यूक्लिडियन स्पेस आर एन में, फिर सी एन में, फिर सी ए बी में आपने इन सबको नॉर्म स्पेस प्रूव करवाना था, ठीक है। ये नॉर्म स्पेस में बस वही चीज़ होती है, इसी तरह हम एक्स लेते हैं उसी तरह हम वाई लेते हैं, बस ये है कि यहाँ में हम नॉर्म स्पेस में ना जब बात करेंगे तो हम यहाँ पे इसका नॉर्म लेंगे। नॉर्म कैसे लेना है कि ये जो फर्स्ट वन है इसका आपने मोड लेकर इसका स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, इस तरह लेने के बाद यहाँ आपने 2 लिखना है, 1/2 ये उसकी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट की 2 से 2 कैंसिल, ये चीज़ बच जाएगी। इस तरह आपने इसको वाई के लिए लिखना है। फिर स्पेस सी एन के लिए, स्पेस आई की पावर पी के लिए, स्पेस आई की पावर इन्फिनिटी के लिए, ये सारी चीज़ें वहीं पर रिपीट होनी थी। ये सेम स्टेप हर किसी में आने थे, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस एक बार आप इसको
देख लीजिएगा, आप खुद से कर लेंगे। उसके बाद है जी मॉड्यूल नंबर 42 यूनिट स्क्वायर। किसी को कहते हैं यूनिट स्क्वायर, ये होता है जिसमें उसका नॉर्मल है, उसके पास आंसर आपके पास 1 आए, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट स्क्वायर। तो ये भी आपने अच्छे से कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़, ये एग्जाम्पल है एक, ये भी अहम है, ये पेपर में आ सकती है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 43 में फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है। सब स्पेस की डेफिनेशन बहुत दफ़ा कर चुके हैं। कन्वर्जेंस इन नॉर्म स्पेस, ये चीज़ इसको देख लीजिएगा कब कन्वर्ज करता है, जब ये जो होता है लिमिट एन प्रोसेस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्स, इसके जब नॉर्मल है तो वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। फिर कॉची सीक्वेंस क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है, ये भी आपने लाजमी करना है, इसकी डेफिनेशन को देखना है। नॉर्मल ये आप स्किप कर दीजिएगा, ये वही चीज़ फिर से रिपीट हुई है, कॉनोनिकल बेसिस, या भी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाई है। फिर ये होते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ स्पैनिंग, ये भी आप छोड़ सकते हैं। थ्योरम ऑफ कंप्लीशन। मॉड्यूल नंबर 45 में फिर से एक लेमा आ गया, इसको आपने अपने एमसीक्यूज के लिए एक बार देख लेना है। मॉड्यूल नंबर 46 है जी, इसको भी आपने जस्ट एमसीक्यूज के लिए देख लेना है, अदरवाइज ये पेपर में नहीं आ सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। मॉड्यूल नंबर 47, इसमें ये चीज़ लिखी हुई थी, 2 थ्योरम थे, ये आपने स्टेटमेंट को इनको अच्छे से देख लेना है। अगर ये स्टेटमेंट आपके पेपर में है तो ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ये आ सकती हैं। फिर है जी नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस की ये वाली डेफिनेशन ये पेपर में आती है, और ये वाला थ्योरम ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। ये थ्योरम आपने मॉड्यूल नंबर 48 में जो ये वाला थ्योरम है, इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसको आप स्किप ना कीजिएगा, लाजमी कर लीजिएगा। मॉड्यूल नंबर 49 में फिर एक लेमा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेमा है, इसका प्रूफ भी बहुत ज़्यादा अहम है कि अगर आपके पास एक कॉम्पैक्ट सबसेट एम है मैट्रिक्स स्पेस का, ठीक है, वो क्लोज भी होगा और वो बाउंडेड भी होगा। ये फिर हमने सपोज किया था क्लोज और बाउंडेड को, इस तरह हमने इसको प्रूफ किया था, ये यहाँ तक इसका प्रूफ है, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है जी कन्वर्स। इसके कन्वर्स का भी प्रूफ है कि मतलब देखें, वो आपसे कुछ कोई भी एक पूछ सकते हैं कि एक है ना कि जो मैट्रिक्स स्पेस है कॉम्पैक्ट स्पेस सबसेट एम ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है, वो क्लोज भी हो बाउंडेड भी हो। फिर इसका अपोजिट कर लेते हैं कि क्लोज और बाउंडेड हो, लेकिन उसका जो मैट्रिक्स स्पेस हो वो क्या हो, कॉम्पैक्ट सबसेट एम ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। तो ये दोनों चीज़ ना, इसके कन्वर्स ये भी हमने आप कर लीजिएगा इसको। ये जो चीज़ है ना, ये वाला लेमा ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास मॉड्यूल नंबर 50। मॉड्यूल नंबर 50 में भी एक लेमा है, एमसीक्यूज के लिए देख लीजिएगा। ये चीज़, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में अक्सर आता है, ये लाजमी करना है। और इसके ये 2 प्रूफ थे, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में से ना कोई एक अक्सर आपके पेपर में पूछ लेती हैं, तो ये दोनों आपने अच्छे से करने हैं ये वाले, ठीक है, सेकंड प्रूफ भी और फर्स्ट प्रूफ भी। फिर मॉड्यूल नंबर 42 में कुछ भी नहीं था, जैसे ये डेफिनेशन है फाइनाइट डायमेंशन की। मॉड्यूल नंबर 33 में जी है कंटिन्यूअस मैपिंग, और ये वाला एक थ्योरम था। एक नज़र इसको देख लीजिएगा, और हो सकता है एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, हो सकता है कि ये वाला आपके पेपर में आ जाए। ये मैंने कभी आया हुआ देखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पेपर में आ जाए तो देख लीजिएगा। फिर लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन अक्सर पेपर में आती है, ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर। फिर इसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टीज़ ये 2 थी या 3 थी, ठीक है। ये लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन और इसके प्रॉपर्टी ये अक्सर आपके पेपर में आती है, तो इसको आपने करना है। फिर है मॉड्यूल नंबर 55 में ऑपरेटर क्या, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, ये तो आपको नेम से ही जाहिर हो रहा होगा। जीरो ऑपरेटर, ये भी नेम से ही जाहिर हो रहा है। डिफरेंशिएशन कैसे करती है लीनियर ऑपरेटर की, ये भी, ये बहुत तीनों बहुत ज़्यादा ईजी हैं, और ये जस्ट आपके एमसीक्यूज में इनसे बारे में पूछते हैं। ये उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। आप जस्ट इसके लेक्चर भी ले लें तो आपको इसके प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी भी नंबर के साथ, इसी तरह ये सारी चीज़ें। मैट्रिक में आप उसको कैसे लिखती हैं, हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो आप इसको जस्ट बस आपने लेक्चर लेने हैं, उसके बाद आपके पेपर में आएगा तो आप खुद से इंशाल्लाह ये सारा कर लेंगे। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 56 में है जी थ्योरम, और ये वाला थ्योरम भी आपके पेपर में अक्सर आता है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना, प्रूफ ए एंड प्रूफ बी, ठीक है। अब ये 3 थी इसकी प्रॉपर्टीज, 2 इन्होंने इन तीनों का प्रूफ किया हुआ था। थर्ड वाली आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी थी, तो इसको मैंने स्किप करवाया था। मॉड्यूल ए एंड बी, इसका जो प्रूफ है ये मैंने करवाया था। बस लेक्चर लीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल था आई थिंक ये, लेकिन आप लेक्चर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद ये पार्ट सी का भी बल्कि मैंने करवाया हुआ है, पार्ट सी वाला, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने करना है। फिर है इन्वर्स ऑपरेटर क्या होता है, इन्वर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन आपके पेपर में आ जाती है, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। मॉड्यूल नंबर 48 में आई थिंक कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद है जी इसमें 1 to 1 मीन्स नहीं, ये भी इतना ज़्यादा अहम नहीं है। ये इफ़ टी एग्जिस्ट इट इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, ये ना इसका ये लेक्चर जो मॉड्यूल नंबर 58 है इसके लेक्चर ले लीजिएगा, अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा अहम आई थिंक नहीं है। ये वाली चीज़ आई हुई है मेरे पेपर में, ठीक है। ये आपने करनी है, डायमेंशन डी टी ये इज इक्वल टू एन लेस देन इन्फिनिटी, और ये इसके इक्वल है, तो ये आपने इस चीज़ को प्रूव करना था। फिर है मॉड्यूल नंबर 59 कि इस इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट किसे कहते हैं, और एक लेमा था और इस लेमा का प्रूफ था, ये चीज़ भी आपके लॉन्ग में अक्सर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद है बस यहीं तक हमारा मॉड्यूल नंबर 49 तक ये था।
अगर आप मेरे चैनल पे नहीं होते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, ज़्यादा परेशान ना होइएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छी सी फाइल कर लें, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें जितने भी इसमें डेफिनेशंस हैं। फिर आपने लॉन्ग पे आना है। लॉन्ग के लिए आप जो स्टार्ट में मैंने लॉन्ग बताए हैं और जो मैंने एंड में लॉन्ग बताए हैं उनको अच्छे से कर लें इंशाल्लाह। एक दो आपको वो स्टार्ट से लेते हैं, एक दो वो आपके एंड से लेते हैं। इस दफ़ा तो आई थिंक वो स्कीम भी चेंज हुई है, तो आप स्टार्ट वाले और लास्ट वाले जो लॉन्ग जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं आप उनको अच्छे से कर लें। अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते तो, अगर आपके पास इतना स्टेमिना या टाइम नहीं है, जो सारा कर सकते हैं उनके लिए वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप स्टार्ट से एंड से जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। डेफिनेशंस को मस्ट प्रिपेयर करना है और ऑब्जेक्टिव फाइल को देख लेना है। इंशाल्लाह आपकी यहीं से ही 3.5 तक से जीपी आ जाएगी। अगर आप चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।